मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कनिका गौतम एक बार फिर आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ। ये न्यू वीडियो मैंने बनाया है, ये हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 है और हिस्ट्री का है, जिसका नाम है इमारती चित्रों और किताबें। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ इशू की वजह से मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ। इसका नाम है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को किस धातु की जानकारी थी? तो फ्रेंड्स, इंग्लिश वाले आप देख सकते हैं इजीली, जिसमें भी समझ में आ रहा है वो इजीली देख सकते हैं। तो हड़प्पा वासी जो थे, हड़प्पन जो सोसाइटी थी, उसमें किस धातु की जानकारी थी, यानी कि कौन सी मेटल जानते थे, वो किस मेटल के बारे में इंफॉर्मेशन रखते थे। तो हड़प्पा वासियों को तांबे के धातुकर्म की जानकारी थी, मतलब उनको तांबा जो था, कॉपर, उसकी नॉलेज थी। उन्होंने तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाया। तो यानी कि उन्होंने क्या बनाया, ब्रास बनाया कॉपर और टिन को मिलाकर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है, भारत किस किस्म के लोहे का निर्माण करता था? तो मतलब लोहा अलग अलग टाइप का होता है, तो आयरन जो है वो कौन से टाइप के आयरन का निर्माण किया जाता था उस टाइम पे, है ना। तो भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। पहला है खोटा लोहा, दूसरा है पिटवा लोहा और तीसरा है ढलवा लोहा। जिसको हिंदी में दिक्कत आ रही है, मैं एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देती हूँ। रोट आयरन, ठीक है, और सेकंड भी रोट आयरन और कास्ट आयरन। ठीक है, तो यहाँ पे खोटा क्या होता है, थोड़ा सा जो पुराना हो चुका है। पिटवा जिसको हम बहुत ज़्यादा पीटकर और उसको यूज़ किया जाता था, और ढलवा एक अलग टाइप का होता है। तो ये तीन टाइप उसके थे जो आयरन हम यूज़ में लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो लोह स्तंभ मतलब जो आयरन पिलर है वो कहाँ है? तो जो महरौली दिल्ली है, तो दिल्ली में कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार में लोह स्तंभ स्थित है ना। लोह स्तंभ मतलब आयरन पिलर। इसकी ऊंचाई यानी कि इसकी जो हाइट है वो 7.2 मीटर और इसका जो वेट है वो 3 टन से भी ज़्यादा है। तो इसमें जो अभिलेख यानी कि जो इसमें इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो चंद्र नामक शासक का है। ठीक है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे, यानी कि गुप्त डायनेस्टी के थे। ठीक है, इजीली है यहाँ तक, है ना। इसमें शताब्दियों के बाद भी जंग नहीं लगा। तो इतना अच्छा आयरन था ये, कितना टाइम हो गया फिर भी इसमें क्या नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है। अब स्तूप किसे कहते हैं? तो व्हाट इज कॉल्ड स्तूपा? स्तूप जो हमने बहुत सुना है, बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप यहाँ है वहाँ है। तो ये सब जो स्तूप है वो एक्चुअली में है क्या ये? तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ठीक है, एक टीला बनाया जाता है मतलब। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कोई गोल हो गया, कोई लंबा हो गया, कोई बड़ा, कोई छोटा, तो अलग अलग टाइप के होते हैं ये। इन स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा होता है, एक बॉक्स होता है, जिसमें बुद्ध या बुद्ध के अनुयायियों के जैसे अस्थि अवशेष रखे जाते थे, जैसे किसी के दांत, किसी की हड्डी, तो ये सब उस डिब्बे में रखे जाते थे। और उस डिब्बे को स्तूपों से मतलब एक टीले से ढक दिया जाता था, उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इजीली कवर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक इंग्लिश वालों और हिंदी वालों दोनों ही बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा धातु मंजूषा किसे कहते हैं? धातु मंजूषा यानी कि मेटल बॉक्स किसको कहते हैं? तो धातु मंजूषा जो है वो स्तूप अभी हमने पढ़ा, उसके अंदर जो डिब्बा होता है उसमें कुछ में तो उनकी हड्डियाँ और ये सब रखे रहते हैं, और एक डिब्बा जो ऐसा होता है जिसके अंदर उनके कीमती पत्थर, सिक्के या जो वो यूज़ करते थे, कीमती बेशकीमती जो नगीने थे उनको रखा जाता था। ठीक है, जितने भी कॉइन्स और स्टोन्स वो यूज़ में लेते थे उनको रखा जाता था, और उसके ऊपर मिट्टी का टीला बनाया जाता था, और इन टीलों को भी ईंटों से ढक दिया जाता था, तथा गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया जाता था। मतलब उनको भी आपस में अपन ढक देते थे और एक बहुत अच्छी सी आकृति बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, धातु मंजूषा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कवर है। नेक्स्ट है, दक्षिणापथ किसे कहते हैं? दक्षिणापथ होता क्या है? तो जो स्तूप होते थे, जो हमने अभी पढ़े स्तूप, उसके चारों तरफ परिक्रमा के लिए एक राउंड तरीके का एक राउंड पथ होता है, यानी कि रास्ता होता है, पाथ होता है, राउंड पाथ होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। यानी कि एक स्तूप है, उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए, ठीक है, एक पथ होता है, मतलब रास्ता होता है, उसको हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। सो इजी है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रदक्षिणा पाठ बोलते हैं। वेदिका किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड अल्टर? अल्टर क्या होता है? ठीक है, तो मतलब जो प्रदक्षिणा पथ जो हमने अभी देखा कि जो स्तूप के चारों तरफ जो रास्ता होता है, राउंड पाथ होता है, राउंड पाथ को एक रेलिंग से घेर दिया जाता था, मतलब एक रेलिंग कवर कर दी जाती थी ताकि लोग उसी के अंदर रहें, प्रॉपर तरीके से सर्कल बने। तो जिसे वेदिका कहते हैं। इसमें वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे, मतलब एंट्रेंस बना होता था कहीं, जैसे उसमें स्तूप के अंदर घुसने के लिए एंट्रेंस किस में होते थे, वेदिका में या अल्टर में होते थे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है, गर्भगृह किसे कहते थे? गर्भगृह क्या होता है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैंक्टम
सैंक्टोरम। तो सैंक्टोरम क्या है, तो यहाँ मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, मतलब जो गर्भगृह होता है वो जो मंदिर के जो देवी देवता की मूर्तियों को रखा जाता है उसके अंदर। तो जो गॉडेस या आइडल को जो मेन गॉड रहे और गॉडेस है उनके आइडल को रखा जाता है, और ये एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी टेम्पल का। नेक्स्ट है शिखर किसे कहते हैं, तो व्हाट इज़ कॉल्ड पीक। तो हम सब जानते हैं जो मंदिर होता है उसके सबसे ऊंचा जो एक गुंबदनुमा आकार होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको ही हम शिखर बोलते हैं मंदिर के। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट है मंडप किसे कहते हैं, ठीक है। मंडप यानी कि पैविलियन किसे बोला जाता है, तो ज़्यादातर मंदिरों में मंडप एक जगह होती है जहाँ पर लोग इकट्ठा होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैविलियन बोलते हैं। मतलब लोग इकट्ठा होते हैं, असेंबली होती है वहाँ पर, ठीक है, भजन कीर्तन कुछ भी करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, मंडप बोलते हैं। एकाश्म मंदिर किसे कहते हैं, देखो नाम ही बोल रहा है एकाश्म, यानी कि मोनोलिथ। इंग्लिश में बोले तो मोनोलिथ, हिंदी में बोले तो एकाश्म। एकाश्म का मतलब होता है जो एक ही पत्थर से मिलकर बना होता है। ऐसा मंदिर जो एक ही पहाड़ी को काट कर और बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एकाश्म, ठीक है। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक सिंगल ह्यूज हिल से बनाया गया होता है उसको हम एकाश्म बोलते हैं या फिर मोनोलिथ टेम्पल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी में प्रयुक्त रंग कैसे बनाए गए थे। मतलब जो अजंता की गुफाएं हम सब जानते हैं उसमें जो कलर्स यूज़ में लिए थे वो कैसे यूज़ में लिए थे, तो ये जो थे वो पौधों और खनिजों, मतलब नेचुरल कलर थे, क्योंकि वो पौधों और खनिजों से बनाए गए थे, इनको किसी केमिकल से नहीं बनाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना किसने की, तो इसकी रचना की है इलांगो नामक कवि ने, ठीक है। एक पोइट था जिसका नाम इलांगो था। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी है, मतलब इसके अंदर एक कोवलन नाम का एक मर्चेंट था, उसकी स्टोरी है, और वो कहाँ रहता था, पुहार में रहता था। ही लिव्ड इन पुहार और ही फेल इन लव विद द डांसर माधवी, और एक वो नर्तकी जो डांसर माधवी थी उससे प्यार करता था, इग्नोरिंग हिज वाइफ कन्नगी, और उसकी पत्नी को उसने छोड़ दिया था। तो ये तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम एक तरीके का एक स्टोरी है कोवलन नामक व्यापारी की, और इसको इलांगो नामक कवि ने लिखा था। अब तमिल महाकाव्य मणिमेखलई की रचना किसने की, तो देखो यहाँ पे मणिमेखलई ये भी तमिल एपिक था या महाकाव्य था, इसकी रचना की थी सत्यनार ने। इसमें भी वही स्टोरी है पर उसको थोड़ा अपग्रेड लेवल पे है। तो कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है इसके अंदर, उसकी जो बेटी हुई उसकी कहानी मणिमेखलई में है, ठीक है। नेक्स्ट है मेघदूत की रचना किसने की। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारे क्वेश्चनों बहुत सारे एग्जाम में भी आता है। आजकल तो 1-2 करके, मतलब आजकल अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है। तो मेघदूत की रचना किसने करी है, तो यहाँ पे कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। पुराणों के विषय में बताइए, टेल मी अबाउट द पुराणास। तो पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन, ठीक है। पुराणों में शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। पुराण हम सब जानते हैं, हिंदू धर्म वाले इजीली जानते हैं पुराण क्या होता है। तो जो भी जितने भी पुराने देवी देवता थे उनकी पूजा की विधियाँ, यानी कि कैसे हम उनको क्या बोलते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं देवी देवताओं की, इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी। और अधिकतर पुराण कैसे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, तो इनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, ठीक है, ईजी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, पुराण तथा महाभारत को किसने लिखा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी किसने क्या लिखा है ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो देखो पुराण और महाभारत को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है ऋषि व्यास ने, बाय सैज व्यास। नेक्स्ट है संस्कृत रामायण के लेखक कौन थे, तो संस्कृत रामायण के लेखक थे वाल्मीकि, और हिंदी रामायण जो थी, मतलब जो संस्कृत से थोड़ा अपग्रेड लेवल था, मतलब थोड़ा जो जनरल लैंग्वेज की भाषा में जो रामायण लिखी गई वो तुलसीदास ने लिखी गई थी। तो 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं, संस्कृत रामायण की थी वाल्मीकि ने, और हिंदी की जो रामायण थी वो करी थी हमारे तुलसीदास ने। अब आर्यभट्ट कौन थे, आर्यभट्ट हम जानते हैं, आर्यभट्ट एक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, इन्होंने जीरो का आविष्कार भी किया था। तो मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब जो हमारे साइंटिफिक, मतलब हमारे पूरे साइंस से रिलेटेड चीज़ें देखते हैं, जैसे सन और इनसे रिलेटेड ये सारी चीज़ें साइंस से रिलेटेड, साइंटिस्ट टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट की पुस्तक का क्या नाम था, व्हाट वाज द नेम ऑफ आर्यभट्टास बुक।
आर्यभट्ट ने संस्कृत में लिखी थी आर्यभट्टियम। देखो नाम से ही पता चल रहा है आर्यभट्ट की बुक आर्यभट्टियम। इन्होंने इसमें बताया कि दिन और रात कैसे होते हैं। साइंटिस्ट टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट की पुस्तक का क्या नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ आर्यभट्टास बुक। आर्यभट्ट ने संस्कृत में लिखी थी आर्यभट्टियम। देखो नाम से ही पता चल रहा है आर्यभट्ट की बुक आर्यभट्टियम। इन्होंने इसमें बताया कि दिन और रात कैसे होते हैं, ठीक है। जब जो है ना धूरी मतलब किसकी वजह से होते हैं, मतलब जो अर्थ चक्कर अपने आपस में खुद से चक्कर लगाता है उससे दिन और रात होते हैं। और जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है, जबकि उन्होंने पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि ऐसा नहीं होता है। जो हमें लगता है एक्चुअल में वो नहीं होता है, अर्थ घूमती है, इस वजह से हमें दिन और रात दिखाई देते हैं। उन्होंने ग्राउंड के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया, ठीक है। उन्होंने व्रत की परिधि के बारे में भी बताया। व्रत की परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो आज भी हम उसको यूज़ में लेते हैं, जिसको हम 2πr से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्यभट्ट के समकालीन गणितज्ञ कौन थे। मतलब आर्यभट्ट के जो उस टाइम के जो गणितज्ञ थे या खगोलशास्त्री थे, यानी कि एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन कौन थे। तो इसमें है वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। ये इन्हीं के ही टाइम के क्या थे, गणितज्ञ भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, साथ में एस्ट्रोनॉमर भी थे। नेक्स्ट है आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे। तो आयुर्वेद यानी कि आयुर्वेद जो आज भी प्रचलित है, आज भी हम यूज़ में लेते हैं आयुर्वेद के, तो वो कौन से हैं। तो पहला है इसमें चरक, है ना। इसकी जो शताब्दी थी ये द्वितीय शताब्दी थी, ठीक है। इसके बाद दूसरा सुश्रुत जो था वो चौथी शताब्दी के थे, ठीक है। तो चरक इनकी जो डायनेस्टी थी वो 2nd सेंचुरी थी और सुश्रुत वो चौथी शताब्दी के थे। चरक तथा सुश्रुत द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी। तो इन्होंने अपनी अपनी पुस्तक लिखी, यानी कि अपनी अपनी बुक लिखी। तो चरक ने लिखी चरक संहिता और सुश्रुत ने लिखी सुश्रुत संहिता। और नाम ही बता रहा है, चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है, यानी कि औषधियों से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड हमें जानकारी देती है, आज भी मौजूद है। तो सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया। शल्य चिकित्सा मतलब कैसे हम किसी की चीर फाड़ कर सकते हैं, मतलब कहने का मतलब है ऑपरेशन टाइप से उन्होंने पहले ही सारी चीज़ें बता दी थी। तो हमारे इंडिया में पहले से ही इतने इंटेलिजेंट लोग थे कि आज तो हम पढ़ रहे हैं वो पहले से कई पहले हो चुकी है सारी चीज़ें। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर कवर होता है। अगर हमें कोई भी डाउट आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है हमें स्टडी में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स प्लीज़ मेरा ये चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और फ्रेंड्स अब मैं वीक में 2 आपको वीडियो लेके आऊँगी, हर वीक में 2 वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए। तो प्लीज़ आप मेरा ये चैनल